नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में 2 दिनों तक जलता रहा हिंदुओं का घर, मंदिर तोड़ा, दुनिया ने साधी चुप्पी, मोदी से लगाई गुहार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर का शहर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी का बड़ा दावा, कहा सपा के 25 से 30 विधायक हमारे संपर्क में। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी शाह समेत दिग्गजों ने डाला वोट, व्हील चेयर से पहुंचे पूर्व सीएम मनमोहन सिंह। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ का नामांकन, पीएम नरेंद्र मोदी संग दिखा एनडीए का कुनबा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश में जिहादियों की नई करतूत, 2 दिनों तक जला हिंदुओं का घर और मंदिर भी तोड़ा, दुनिया ने साधी चुप्पी तो लोगों ने मोदी जी से लगाई है गुहार। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक बार फिर से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने फेसबुक पर कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने पर हिंदुओं के 70 घरों और दुकानों को पहले जमकर लूटा और फिर उन्हें जला दिया। उन्मादियों की ये भीड़ यहीं पर नहीं रुकी, उसने एक मंदिर को भी तोड़फोड़ करके बर्बाद कर दिया और इनका आरोप था कि आकाश नाम के शख्स ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंस्पेक्टर का कहना है कि इस घटना से पूरे इलाके में भारी तनाव है। इस इलाके में सक्रिय इस्कॉन समूह का कहना है कि कुछ 200 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है, घरों को इस तरह से जलाया गया है कि वो 2 दिन तक जलते रहे। और इस हिंसा की शिकार ने कहा कि उस क्षण को कभी नहीं भूल सकती जब शुक्रवार की रात को उन्होंने अपने ही घर को जलते हुए देखा। तो दोस्तों, यहाँ पर बर्बरता की मिसाल पेश कर रहे हैं कट्टरपंथी जिहादी, जिसके बाद दुनिया के मुंह पर चुप्पी सधी हुई है, लेकिन पीएम मोदी से गुहार लगाई है वहाँ के हिंदुओं ने, अल्पसंख्यकों ने। दोस्तों, तो क्या जो मोदी जी ने फैसला लिया था कि नागरिकता कानून के तहत जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू फंसे हैं उनको वापस ला करके भारत की नागरिकता दी जाए, क्या वो नियम कानून सही था, हाँ या ना? में अपनी राय बताइए। और जिस प्रकार से विरोध ने उस पर चिल्ला चोट की थी और उसका विरोध किया था, आपकी क्या राय है विपक्षियों के प्रति, आप उसके बारे में भी हमें बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सावन का महीना, पहले सोमवार को शिवालय में उमड़ी जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिरों का शहर। जी हाँ दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। मंदिरों के शहर जम्मू में सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। जम्मू शहर के प्रसिद्ध रणवीरेश्वर मंदिर से लेकर तवी किनारे परिखोह एवं रूपनगर स्थित आप शंभु मंदिर में सुबह तड़के ही भक्त पहुंचना शुरू हो गए। और इस महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का विधान होता है। वहीं सावन का महीना भगवान भोले को सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी का बड़ा दावा, कहा सपा के 25 से 30 विधायक हमारी संपर्क में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी विधायकों को लेकर एक बड़ा दावा किया। सूत्रों की माने तो पार्टी की ओर से बोला गया है कि सपा खेमे में कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सोमवार को वोटिंग से पहले यूपी में बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार वोटिंग से पहले बीजेपी ने सपा विधायकों के संपर्क में होने की बात कही है। सूत्रों की माने तो देर रात तक बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले कई विपक्षी दलों के विधायक आए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी और अमित शाह समेत दिग्गजों ने डाला वोट, व्हील चेयर से पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है। इसमें देश भर के कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा प्रत्याशी हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। मुर्मू को कुल 27 से ज़्यादा दलों का समर्थन मिला हुआ है और इनमें एनडीए के अलावा विपक्ष के कई दल भी शामिल हैं। इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी भी लगभग तय है। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 14 दलों का समर्थन मिला हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज नेता वोट डाल चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ का नामांकन, पीएम नरेंद्र मोदी संग दिखा एनडीए का कुनबा। जी दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस मौके पर पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के कई और सीनियर नेता इस मौके पर नजर आए। यही नहीं, एनडीए की ओर से इस मौके पर एकता का भी इजहार किया गया। नामांकन के मौके पर अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास अठावले भी पहुंचे थे और इस तरह भाजपा ने उपराष्ट्रपति के लिए धनखड़ के नामांकन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन भी किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार देने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के कथित शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई है। वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से दाखिल की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को कथित शिवलिंग को अपने कब्जे में लेने का अधिकार दिया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस नई याचिका और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में भी वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार को सुनवाई हो सकती है और इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि ज्ञानव्यापी वक्फ की संपत्ति नहीं है और हिंदू पक्ष का केस पूरी तरह से सुनवाई करने के लायक है। हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में दलील में ये भी कहा था कि मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये पता चले कि ज्ञानव्यापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा के गढ़ में सेंध लगाने कानपुर आएंगे पीएम मोदी, बदल सकते हैं यूपी के सियासी समीकरण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को कानपुर आ रहे हैं और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के मित्र चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आ सकते हैं। वे चौधरी की पुण्यतिथि पर मेहरबान सिंह का पूर्वा में होने वाले आयोजन में हिस्सा लेंगे। कुछ दिनों पहले सपा के कोटे से राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल पूरा करने वाले चौधरी हरमोहन के पुत्र चौधरी सुखराम यादव भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सहयोगी और मित्र रहे चौधरी हरमोहन सिंह का परिवार 50 वर्षों से सपा से जुड़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में तनाव वाले इलाके से पीछे हटी चीन की सेना, भारत ने की दो टूक बात। दोस्तों, भारत और चीन के बीच ये बैठक एलएसी पर भारतीय सीमा की ओर चुशुल मोल्डो में हुई और ये सुबह 9:30 बजे हुई थी और रात 10 बजे खत्म हुई। हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और डिसएंगेजमेंट पूरी होने के बाद इस बैठक में कुछ और प्रगति होने की उम्मीद थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी बोले 6 लाख मार्क 2 लड़ाकू स्क्वाड्रनों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों का पूरी तरह से समर्थन करते हुए एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने सोमवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने पहले ही LCA मार्क 2 लड़ाकू विमान के विकास के तहत 6 स्क्वाड्रन खरीदने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी। उन्होंने कहा कि उत्पादन शुरू होने के बाद इन विमानों के लिए और ऑर्डर किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांबा में 2 दिनों में 2 बार देखा गया ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जी हाँ दोस्तों, जम्मू संभाग के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिन में 2 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखने की सूचना है और पहले घटना सीमावर्ती गांव मूंग की है, जहां पर आपको बता दें कि ये ड्रोन देखा गया और दूसरी सूचना राजपुरा से मिली है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन सांबा से घुसपैठ कर हीरानगर की ओर चला गया। ड्रोन से हथियार गिराने की आशंका पर सोमवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बार। अयोध्या में कांवड़ यात्रा और सावन मेला को लेकर मिला खुफिया इनपुट, सुरक्षा के हुए कड़े इंतजाम। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा रामनगरी अयोध्या में प्रारंभ हो रही है और इससे पहले खुफिया इनपुट होने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले के हर मठ मंदिर में सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल बाहर से मंगाए गए सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और इस बार अयोध्या की सुरक्षा के लिए पीएसी, आरएएफ व सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। वहीं दोस्तों, इसी कड़ी में रविवार को सीआरपीएफ की बटालियन के साथ पुलिस अधिकारियों ने अयोध्या के प्रमुख मार्गों पर रूट मार्च भी निकाला है, जिनकी प्रमुख सड़कों के समेत हर गली प्रमुख स्थानों पर तैनाती की जा रही है। साथ ही सभी प्रमुख मठों, मंदिरों के महंत और वीआईपी को सुरक्षा प्रदान की गई है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले हर वाहन की तलाशी की जाएगी और साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और इस बारे में क्षेत्राधिकारी अयोध्या राजेश तिवारी ने बताया कि कोविड के कारण 2 साल के बाद पहली बार सावन मेला होने जा रहा है और इस वर्ष रामनवमी के मेले में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सावन मेला, कांवड़ यात्रा और सावन के पहले सोमवार के दृष्टिगत अयोध्या की सड़कों पर लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए सीआरपीएफ के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में रूट मार्च निकालने जा रहा है। क्षेत्राधिकारी अयोध्या ने बताया कि अयोध्या के सभी प्रमुख स्थान और मठ मंदिरों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा को लेकर खुफिया विभाग ने इनपुट जारी किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों की नजर, आईबी अलर्ट के बाद बाबा धाम जाने वाले मार्गों की बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा धाम समेत प्रदेश के दूसरे शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं इन कांवड़ियों पर कट्टरपंथियों की नज़र है। आईबी के इनपुट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर है और बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों के एसपी को शिव मंदिर के साथ साथ बाबा धाम जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कांवड़ियों को दिक्कत नहीं होगी। रेल पुलिस को भी चौकस रहने को कहा गया है। जिला पुलिस अलर्ट मोड में है। मंदिरों और मार्गों पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। होमगार्ड व बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 7000 जवानों की तैनाती विभिन्न जिलों में की गई है ताकि बाबा भोले के भक्त सुरक्षित होकर पूजा कर सकें और इस दौरान जवानों की तैनाती 45 दिनों तक होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की हर हरकत का जवाब देने को तैयार एलएसी एलओसी पर तैनात करेंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हां दोस्तों, चीनी सीमा रेखा पर एक तरफ शांति बनाने के लिए दोनों देशों के बीच 16वें दौर की सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना चीन से निपटने को भी पूरी तरह तैयार रही है और एयरफोर्स चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि जब भी चीन की वायुसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के करीब आते हैं तो भारतीय वायुसेना तुरंत स्थिति से निपटने के लिए अपने लड़ाकू विमानों से जवाब देती हैं। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीन बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, 8 साल में लाखों किसानों की आय हो गई दुगनी। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने पर किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया गया था वो 8 साल के कार्यकाल में पूरा हुआ है। मोदी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में ये बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इस अवधि में देश के लाखों किसानों की आय दोगुनी हो गई है। आईसीएआर के स्थापना दिवस पर दिया बयान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस के मौके पर बोलते हुए तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था और उसे पूरा करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के तमाम प्रयास किए गए हैं। इसका श्रेय केंद्र के साथ राज्य सरकारों, वैज्ञानिकों और कृषि समुदाय को जाता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में
14 करोड़ किसान हैं, जिनमें से 85% छोटे और सीमांत किसान हैं। पिछले 8 वर्ष के प्रयासों का नतीजा है कि न केवल लाखों किसानों की आय दोगुनी हुई है, बल्कि कई किसानों की आय तो दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के किसानों की आय 200% से ज़्यादा का उसमें उछाल आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका क्राइसिस, श्रीलंका संकट पर केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। डीएमके एआईएडीएमके ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका ने बीते कई दिनों से गंभीर आर्थिक संकट जारी की है और श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है और इस वजह से देश में ऊर्जा संकट गहरा गया है। तो वहीं खाद्य महंगाई दर भी नई ऊंचाई पर है। इस वजह से इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों कोलंबो में हुई जनक्रांति के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश से बाहर हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं इस बीच श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रीलंका के इन सब हालातों पर पड़ोसी देश भारत नज़र लगाए हुए है। वहीं इस बीच भारत सरकार ने श्रीलंका संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्रालय और निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। दोस्तों, श्रीलंका संकट पर केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक मंगलवार 19 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर करेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से जुड़ के आ रही है, जहां पर भाजपा में मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल। सीएम शिवराज बोले कि ये है अभूतपूर्व जीत। जी हाँ दोस्तों, नगरीय निकायों में भाजपा को मिले बहुमत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की ऐतिहासिक जीत बताते हुए जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नगर पंचायत के चुनाव में बराबरी की स्थिति रहती है, लेकिन इस बार 80% सीटें भाजपा ने हासिल की है। ये अभूतपूर्व है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज और शपथ पत्र बनाकर सनसनी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुजरात दंगे 2002 में जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने की चेष्टा कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत की थी, परत दर परत उसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत इस विषय को जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे थे और गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे और अब इन लोगों पर भी कानून का शिकंजा कसा जाए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में गठित एसआईटी ने एफिडेविट कोर्ट में सामने रखा है और यह एफिडेविट कहता है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उसके सहयोगी मानवता के तहत काम नहीं कर रहे थे, ये राजनीतिक मंसूबों के साथ काम कर रहे थे। इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे, गुजरात की तब की सरकार को अस्थिर किया जाए और बेगुनाहों को इसमें शामिल किया जाए, जिसमें पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा था। संबित पात्रा ने कहा कि एक एफिडेविट में यह सामने आया है कि षड्यंत्र के रचयिता सोनिया गांधी के पूर्व मुख्य राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल थे और अहमद पटेल तो सिर्फ नाम है, इस सब के पीछे मुख्य रूप से सोनिया गांधी का नाम है। सोनिया गांधी ने गुजरात की छवि खराब करने और पीएम मोदी को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा था। पात्रा ने आगे कहा कि मीडिया में एक एफिडेविट के अनुसार इस काम के लिए पैसे दिए गए और पहले किस्त के रूप में 30 लाख रुपए सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिए और अहमद पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने तो केवल वो डिलीवरी की थी। ये 30 लाख उस जमाने में मात्र पहली किस्त के रूप में दिए गए थे। इसके बाद न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को अपमानित और बदनाम करने के लिए खर्च कर दिए। संबित पात्रा ने आगे कहा कि सोनिया गांधी ने केवल राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात दंगे के जरिए पीएम मोदी को परेशान करने की योजना थी। एसआईटी हलफनामे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के कानपुर आगमन से पहले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, उन्मादी
नारे लगा रहे लोगों ने किया हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में नई सड़क पर 3 जून को हुए हिंसा के बाद एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि पिछली बार भी जुमे का दिन था और इस बार भी माहौल बिगाड़ने के लिए जुमे का दिन ही चुना गया है। और इस पर भी सबसे बड़ा इत्तेफाक यह है कि पिछली घटना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में थे और इस बार उनके कानपुर आगमन से एक दिन पहले बाइक सवारों ने 2 भाइयों को घेर कर हमला बोल दिया है ताकि उन्माद फैल सके। हमलावर उन्मादी नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में लाठी डंडे, राड, चाकू और तमंचे भी थे और घायल भाइयों को पुलिस ने CHC भेजा है। गंभीर रूप से घायल छोटे भाई को LLR अस्पताल रेफर किया गया है जहां उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है और पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना, मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर जहां घायल को देखने अस्पताल पहुंचे तो वहीं IG प्रशांत कुमार और जिलाधिकारी विशाख जी घटनास्थल पहुंचे हैं और एहतियातन घटनास्थल पर एक कंपनी PAC और QRT की टीम तैनात कर दी गई है। वहीं दोस्तों पंतनगर निवासी मोहर सिंह का बेटा प्रथम कुमार भाई राहुल और मां पार्वती के साथ शुक्रवार की रात एक दुकान में आलू के फिंगर खाने गए थे और मां पार्वती ने बताया कि फिंगर खाने के बाद तीनों पैदल लौट रहे थे और वो कुछ आगे निकल चुकी थी। इसी बीच 5 बाइक पर सवार लोग उन्मादी नारे लगाते हुए उधर से गुजरे और दोनों बेटों को घेर कर लाठी डंडे, चाकू और तमंचे की बट से हमला किया। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।